ये धमाका हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से इसका असर स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड और तकरीबन 20 यूरोपियन ममालिक पे देखने को मिला। जिस जगह पे ये धमाका हुआ आज भी वहां इतनी ज्यादा रेडिएशन मौजूद हैं कि उसके तकरीबन 30 किलोमीटर के रेडियस में इंसानों का जाना आज भी ममनू है। ये धमाका चेरनोबिल पावर प्लांट डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। चेरनोबिल पावर प्लांट 1976 को यूक्रेन के शहर प्रिप्यात से 3 किलोमीटर के फासले पे ओपन एरिया में बनाया गया था, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ये एक न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट था। जैसे थर्मल पावर प्लांट कोयले को जला के पानी को गर्म किया जाता है और पानी से जो स्टीम बनती है वो टरबाइन को घुमाती है और बिजली पैदा होती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी के जरिए टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली पैदा होती है। विंड पावर प्लांट्स में हवा के जरिए टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली पैदा होती है। मगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए पानी को गर्म किया जाता है और उससे जो भाप यानी स्टीम उठती है वो टरबाइन को घुमाती है और बिजली पैदा होती है। इस वाक्य को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में फ्यूल रोड्स मौजूद होती हैं, जिनमें यूरेनियम डाइऑक्साइड अपनी U-235 आइसोटोपियन फॉर्म में होता है। जब बाहर से एक न्यूट्रॉन फ्यूल रोड में मौजूद यूरेनियम की तरफ थ्रो करवाया जाता है, जैसे ही ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के एक एटम के साथ टकराता है तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स और 2 उसकी अपनी कॉपीज यानी ये यूरेनियम 235 निकल आते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के दूसरे 3 एटम के साथ टकराते हैं तो उनमें से भी 3 न्यूट्रॉन और 2 यूरेनियम एटम निकल आते हैं, यानी उनकी अपनी 2 कॉपीज। तो इसी तरह ये सिलसिला मल्टीप्लाई होता रहता है और चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब चेन रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल ना किया जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं। तो इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड मौजूद होती हैं। अब ये बोरॉन नामी एलिमेंट की बनी होती है जो न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करता है। जैसे ही ये कंट्रोल रोड्स न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाती है, ये न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। जितना तेज चेन रिएक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो पानी को गर्म करेगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है। अब आते हैं वाटर सेक्शन में, जहां पानी स्टीम में बदल के टरबाइन को घुमा रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर पानी को तेज दर्जा हरारत पे गर्म किया जाए तो वो भाप यानी स्टीम बन के उड़ जाता है। अब इस वाटर सेक्शन में भी पानी की कमी ना हो, इसके लिए वाटर पंप्स इंस्टॉल होते हैं जो पास की नदी से पानी को लगातार इस वाटर सेक्शन में सप्लाई करते रहते हैं। अब इस वाटर सेक्शन के नीचे से कुछ पाइप्स निकले होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर की बॉडी के अंदर से गुजर रहे होते हैं, मतलब कि पानी यहाँ कूलेंट का भी काम कर रहा था। वाटर सेक्शन में पानी की सप्लाई कभी बंद ना हो, इसी वजह से वाटर पंप्स के लिए बैकअप डीजल जनरेटर इंस्टॉल होते हैं कि अगर कभी भी प्लांट की पावर कट हो गई तो ये वाटर पंप्स उन जनरेटर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये वाटर पंप्स उन जनरेटर पे ट्रांसफर होने में तकरीबन 2 मिनट्स का टाइम ले रहे थे, मगर एक्सपर्ट्स 1 सेकंड का भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि अगर प्लांट में कभी भी पावर कट हुआ तो उससे वाटर पंप्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से